पर सीधे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। पीके तो यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जैसे लोगों से आरजेडी डरती है। यानी कुल मिलाकर यूपी, गुजरात और बंगाल के चुनाव से पहले बिहार के दंगल में अलग ही लेवल का खेला चल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। कानून आपको नहीं छोड़ेगा। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर कोई फेरबदल करता है चुनाव आयोग तो सीधे तौर पर भाजपा की, एनडीए की मदद करने के लिए करेगा। अब की बार बिहार से आर पार होगा। तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को। ये वही लोग हैं जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर छाती पीट रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन की प्रक्रिया से इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मतदाता सूची को साफ सुथरा किया जा रहा है तो ये सियासी तूफान खड़ा कर रहे हैं। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को तो इसमें एनआरसी तक नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि देश में मतदान का अधिकार किसे मिले, देश के नागरिकों को या फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे सो कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय वोटर्स को। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार के वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के नाम मिले हैं, जिनमें नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के सिटीजन शामिल हैं। एसआईआर के दौरान डोर टू डोर सत्यापन से यह बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं होगा क्योंकि एसआईआर का मकसद ही ऐसे अवैध वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करना है। वोटर वेरिफिकेशन पर जारी हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स के बीच इस सनसनीखेज खुलासे से एक बार फिर से सियासी तलवारें खींच गईं और जुबानी हमलों में मर्यादा की सीमा तक पार होती दिखी। इस खुलासे से ही तेजस्वी यादव इतने आग बबूला हो गए कि सीधे सीधे अब शब्दों और विवादित बयानबाजी पर उतर आए। बिहार में जब बीएलओ जा रहे हैं सर्वे के लिए तो उसमें नाम आ रहा है नेपाली का, बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का। ये कैसा है? हमारा लिट्टी तो इंटरनेशनल है लेकिन हमारा वोटर इंटरनेशनल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो वोट डालने का हक बिहार के लोगों का ही है, बिहार के नागरिक का है। जो बिहार के लोग हैं वही तय करेंगे बिहार का भाग। दूसरे देश से आए हुए लोग बिहार का भाग तय नहीं कर सकते। इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं लोग। जो 9वीं फेल होंगे वो इसी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। ये दर्शाता है कि शहाबुद्दीन के सर पे ताज रखने वाले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के खिलाफ गाली और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने इनको हमेशा विपक्ष में रखा है और आने वाले समय में भी इस एंटी बिहार इंडी अलायंस को विपक्ष में रखेगी। बीजेपी से सियासी अदावत में मोदी विरोधी पार्टियां चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने में मर्यादा की रेखा पार करने में लगी हैं। मर्यादा की रेखा सिर्फ तेजस्वी ही नहीं पार कर रहे। 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त के लिए धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है।
और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। ये सारा सियासी संग्राम हो रहा है अक्टूबर-नवंबर तक बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। एनडीए नीतीश सरकार की उपलब्धियों और मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को बिहार चुनाव में ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन बीजेपी के हिंदुत्व के सामने सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर बिहार में जीत की इबारत लिखना चाहता है। राहुल और तेजस्वी जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाने से लेकर निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण बहाल करने को ही मुद्दा बनाकर एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ और पार्टियां भी हैं जो इस मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हैं। ऐसी पार्टियों की लिस्ट में चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तक के नाम है। लेकिन सवाल है कि क्या ये पार्टियां बिहार चुनाव में इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो पाएंगी? कथित सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी तो विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेताब नजर आए। लोकसभा चुनाव में हाशिए पर आए ओवैसी के लिए बिहार चुनाव में सीन करो या मरो वाला है। ओवैसी सियासत में फिलहाल अछूत हैं और अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, वो ये भी जानते हैं। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन की छटपटाहट उनमें साफ साफ देखी जा रही है। पहले अख्तर उल इमान साहब बात कर रहे, क्या होता देखेंगे। नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। वहां पर एक पॉलिटिकल फोर्स थे, है और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश जारी है, पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। कितने सीट पे अभी तो टाइम है ना, टाइम है, कैसा कैसा बोलेंगे। ओवैसी के AIMIM को लालू और तेजस्वी एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि अगर बीजेपी को हराना है तो वो बिहार चुनाव न लड़े। ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में मजबूत पकड़ रखती है। 2020 के बिहार चुनाव में AIMIM ने 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को 1.13% वोट मिले थे और 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते थे। 4 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में अगर AIMIM अकेले चुनाव लड़ती है तो वो आरजेडी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण में डेंट लगा सकती है, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ था। यानी ओवैसी की पार्टी महागठबंधन की राह मुश्किल तो कर ही सकती है। इंडी अलायंस के मंच पर जुगलबंदी करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी महागठबंधन में जगह नहीं मिली, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव में अकेले ही ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी बिहार में शिक्षा के दिल्ली मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। लेकिन बिहार का अगला सियासी मिजाज और जातीय गणित के साथ ही लोकल लेवल पर बड़े कद के नेताओं की कमी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि शहरी इलाकों में पार्टी करीबी फाइट वाली सीटों पर हार जीत का खेल कर सकती है। आम आदमी पार्टी युवा वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो चुनौती दोनों गठबंधनों के लिए कड़ी होगी। एक तरफ बिहार में इंडी अलायंस के पार्टनर केजरीवाल को भाव नहीं मिला तो दूसरी ओर यूपी में
अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस जारी रहेगा, यानी यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। तो ये माना जाए अध्यक्ष जी की 27 का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। दरअसल दिल्ली और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के स्टैंड को लेकर यूपी चुनाव को लेकर कयासों का दौर चल रहा था। कांग्रेस की तरफ से ये बयान भी आया कि यूपी विधानसभा चुनाव में 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। लिहाजा अखिलेश ने एक दांव से कांग्रेस को उलझा दिया कि अगर 2027 में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया तो सपा के पास इसके लिए ग्रैंड ओल्ड पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराने का आधार होगा। कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ने के ऐलान के पीछे अखिलेश के दो मकसद हैं: एंटी वोट का बिखराव रोकना और चुनावी लड़ाई को डायरेक्ट फाइट का रूप देना। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पा रहा। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जिस तरह गठबंधन से परहेज किया और एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव हुआ, उसे लेकर अखिलेश अभी से ही हाई अलर्ट मोड में है। लेकिन लगता है बिहार में तेजस्वी अति आत्मविश्वास के शिकार हैं। अब की बार बिहार से आर पार होगा और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि गुजरात है, ये जो है बिहार है और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा जहां 90% मतदाता वंचित उपेक्षित वर्ग से, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा इलेक्शन कमीशन तेजस्वी